दोस्तों नमस्कार। सीआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अंतिम अध्याय अध्याय 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों ये जो अध्याय है वो छठवीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम 7th क्लास का भूगोल प्रारंभ करेंगे। आज के इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि मौसम किसे कहते हैं, भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं और कौन कौन से मौसम होते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, भारत की जलवायु किस प्रकार की है और किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, जलवायु विभिन्नता के आधार पर भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां या वन पाए जाते हैं, वनों का हमारे जीवन में महत्व और आवश्यकता क्या है तथा वन्य प्राणियों के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। दोस्तों आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और टेलीविजन पर देखते भी हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। तो मौसम क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों मौसम किसे कहते हैं? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम जो है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन यानी रोजाना जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म और कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको हल्के कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं और इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है और ऊनी वस्त्रों के बिना आपको ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्य रूप से भारत की बात करें तो भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं? तो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है जिसे सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, इसे गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम होता है और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है जिसे शरद कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 3 मौसम हैं, गर्मी, ठंडी और बरसात, ये प्रमुख हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु क्या है? तो दोस्तों ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ठंडा मौसम जब होता है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता है और ये जो ठंडक होती है ये मुख्य रूप से दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में ज्यादा ठंडक होती है। ग्रीष्म ऋतु, तो जो ग्रीष्म ऋतु होता है ये गर्मी का मौसम जो होता है दोस्तों, इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं अधिकतम सीधी पड़ती हैं, तापमान ऐसे समय में बहुत हो जाता है और दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है और उत्तर भारत में इस प्रकार की स्थानीय पवन को लू कहा जाता है। अब आइए देखते हैं जो मानसून का समय है वो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये मानसून जो है ये आने का समय और आगे बढ़ने का मौसम है। तो जो वर्षा का समय होता है ये जून, जुलाई, अगस्त वाला जो मौसम है ये वर्षा का मौसम होता है। मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है और इस समय जो पवन होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर चलती है और वे अपने साथ नमी लाती हैं और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, उनकी ढालों से टकराती हैं, तब वर्षा होती है। एक और समय है मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाती है। ये मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र में इस मौसम में यानी लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है किस राज्य में जाड़ों में वर्षा होती है? तो ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है यहाँ पर लौटते हुए मानसून से जाड़ों में भी वर्षा होती है। अब जानते हैं दोस्तों जलवायु। आपने मौसम जान लिया, अब इसके बाद जानते हैं जलवायु क्या है। तो जलवायु या क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है।
किसी स्थान पर कई वर्षों में या लंबे समय के अंतराल पे जो मापी गई मौसम की औसत दशा होती है उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है काफ़ी हद तक मानसून से संचालित होती है और इससे प्रभावित भी होती है। मानसून शब्द का उत्पत्ति क्या है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से ही होती है और भारत में जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर करती है। भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है और अच्छा मानसून का अर्थ होता है कि पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। तो ये आपने जान लिया मौसम क्या है और भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं। इसके अलावा जलवायु किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति यानी अवस्थिति, लोकेशन, उसकी ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। इसके अलावा जो तटीय देश हैं, तटीय क्षेत्र हैं हमारे, जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु ये मध्यम जलवायु है। यहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक ठंडी पड़ती है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र भी हैं। और इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय में स्थित है, मौसिनराम। यहाँ पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्षा बहुत कम या नहीं होती है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में कभी कभार किसी साल वर्षा होती ही नहीं है। तो जो जलवायु है हमारी कई चीज़ों पर निर्भर करती है। इसमें मुख्य रूप से स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच हैं और ऐसा भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण होता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो आइए जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं, यानी पौधों को देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना बहुत अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, उनमें कैकट्स और फूल वाले पौधे होते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें बहुत सी शाखाएं होती हैं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जो हमारे वन हैं या जो प्राकृतिक वन हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति उन्हें कहा जाता है जो बिना मनुष्य की सहायता से प्राकृतिक रूप से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जो हमारी वनस्पतियां हैं उन पर भी जलवायु, उनकी अवस्थिति और मौसम इत्यादि का, तापमान आदि का प्रभाव पड़ता है। तो कुछ जो हमारे वनस्पतियां या प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उन पर जलवायु का प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है और अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। और इन वनस्पतियों की विभिन्नता में वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी वर्षा के आधार पर काफ़ी हद तक वनस्पतियों का निर्धारण होता है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं और भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधी पतझड़ वाले वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उष्णकटिबंधी वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधी वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधी वर्षा वन वहां पर पाए जाते हैं और ये वन इतने घने होते हैं कि कभी कभार सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर वृक्षों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और ये जो वन होते हैं साल भर में अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इस कारण जो उष्णकटिबंधी आर्द्र वन होते हैं इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पतझड़ का कोई एक निश्चित समय नहीं होता है और ये वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पत्तियां गिरने का समय होता है यहाँ के पौधों में उनका समय काल अलग अलग होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
उत्तर पूर्वी राज्य और कुछ भाग उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भागों और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टियों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे महोगनी, एबोनी और रोजवुड ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उदाहरण है। दूसरा प्रकार है भारत में जो पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो पतझड़ वन क्या है? हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन जो होते हैं ये जंगल कम घने होते हैं और साल में एक निश्चित समय में ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ ये इमारती रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वनों का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र तक इन वनों का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा कटीली झाड़ियां, तो ये वनस्पतियां जो हैं ये देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा कम होती है और पानी की मात्रा कम होती है। पानी की क्षति या पानी के नुकसान को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और इन झाड़ियों के महत्वपूर्ण वृक्ष जो होते हैं वो कैकट्स, खैर, बबूल, कीकर आदि होते हैं। और ये वन कम वर्षा वाले राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और गुजरात आदि में पाए जाते हैं। अब जानते हैं पर्वतीय वनस्पति क्या है। तो दोस्तों जो पर्वतीय वनस्पति है ये पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच के पेड़ों का आकार जो होता है वो शंक्वाकार होता है, यानी नीचे आधार की तरफ थोड़ा चौड़ा और ऊपर की ओर जाते जाते ये पेड़ पौधे थोड़े पतले हो जाते हैं, जिस कारण इनको शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाता है। ये देखिए ये जो आकार है ऊपर जाते जाते संकरा हो जाता है या शंकु के आकार का हो जाता है। इस कारण जो पर्वतीय वन होते हैं इन्हें शंकुधारी वृक्ष या शंकुधारी वन भी कहा जाता है। इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष जो हैं वो चीड़, पाइन और देवदार आदि होते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव वन होता है, ये विशिष्ट वनों का प्रकार होता है। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में, खारे पानी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वन जो है अपना विकास मुख्य रूप से खारे पानी में करते हैं। ये पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, अंडमान निकोबार और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो सुंदरवन में या बंगाल में जो पाए जाने वाले गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में जो पाए जाने वाले वन हैं वहाँ पर सुंदरी वृक्षों की सघनता पाई जाती है और इस प्रजाति का नाम सुंदरी है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। और सुंदरवन डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है, बहुत ही उपजाऊ है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है और इसका नाम सुंदरवन है। सुंदरवन जो मैंग्रोव वन की एक प्रजाति है जिसके वृक्षों को सुंदरी कहा जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। अब आइए देखते हैं दोस्तों वनों का महत्व, यानी वनों का महत्व क्या है या फिर हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। वनों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। ये अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। पहला कार्य ये ऑक्सीजन देते हैं हमको और जिसका प्रयोग हम सांस के रूप में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। इसके अलावा वनों से हमें कई प्रकार के उत्पाद जैसे लकड़ी, ईंधन, चारा, जड़ी बूटी और अनेक उत्पाद जैसे लाख, शहद, गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों वन जो होते हैं वो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं और वर्तमान में जो स्थिति बनी है औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हुआ है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां और वनों का ह्रास हुआ है और जो हमारे वन्य जीव हैं उनके लिए आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है और ये दृष्टि या ये स्थिति जैव विविधता के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। हमें ऐसे अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास प्रकार के आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल भी कर सकते हैं और अपनी पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों वनों के उपयोग को एक चित्र के माध्यम से
इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे एक ये वृक्ष है, इसकी जड़ें हैं और ऊपर का जो हिस्सा है, तो ये देखिए, ये सबसे पहला काम है जो वनों का, ये है ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ इनसे प्राप्त होती हैं। आश्रय जो हमारा मकान बनता है उनमें भी लकड़ी लगती है। चारा, पशुओं के लिए चारा, इसके लिए जलावन के लिए ईंधन, खेल का सामान लकड़ी से ही बनता है। इसके अलावा फर्नीचर और शहद। शहद ऐसा उत्पाद है जो मधुमक्खियों से प्राप्त किया जाता है, और इन ये जो हमारे वृक्ष हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनके फूलों के रस से परागण करती हैं, उनसे रस लेकर मधु या शहद एकत्र करती हैं। इसके अलावा वनों से, पेड़ पौधों से हमें फल मिलता है, गोंद और लाख। और प्राकृतिक जो हमारे वन्य जीव हैं, जैसे चिड़िया, अन्य प्रकार के पशु पक्षी, उनका प्राकृतिक निवास है। और अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी, और ये देखिए रबर की प्राप्ति भी वनों से ही होती है। तो हम समझ सकते हैं वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन देकर या आर्थिक रूप से अपने लाभों के कारण वनों का महत्व बहुत अधिक है। अब आइए देखते हैं वन्य प्राणी क्या हैं। तो दोस्तों, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात में जो गिर वन है, ये एशियाई शेरों का निवास है। हाथी और एक सींग वाला जो गैंडा होता है वो असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलता है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल, ये भी हमारे देश में पाए जाते हैं। और इनका जो प्राकृतिक आवास है वो वन ही है। इसलिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों की कटाई को रोकना होगा और हमको अपना जो वन संसाधन है उनको सुरक्षित रखना होगा। भारत में वन्य जीवों के अतिरिक्त जो पक्षी हैं उनकी भी प्रचुरता पाई जाती है। मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षियों में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बत्तख इत्यादि पाए जाते हैं। और बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में शिकार और उनके मारने या पकड़ने की मनाही है। उद्यान जो है शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। और आपको बताना है कि अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा सरीसृप भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा और करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं। अनेक प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। उनको बचाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं, पशु विहार और बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना आदि परियोजनाओं को शुरुआत किया है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई और भारत में बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा वन्य जीवों के संरक्षण में हम लोग भी अपना योगदान कर सकते हैं। और जैसे जानवरों के शरीरों के विभिन्न अंग जैसे हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थ को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को यानी 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो ये है दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।